हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। और आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का। ठीक है, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं और जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, डोंट वरी, मैंने दोनों ही लैंग्वेज में इस पीडीएफ को बनाया है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इस लेक्चर को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने आर्टिकल 19 से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे आपने एक ही वीडियो में कवर कर लिए। क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ आर्टिकल 19 को एज इट इज वर्ड्स में नहीं लिखा जो बेयर एक्ट पे लिखा है, मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी डाले हैं। अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं। और एमसीक्यूज मैंने इसलिए इसमें नहीं डाले हैं क्योंकि मैं उसको एक अलग वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि अगर इस वे में एमसीक्यूज डाल दे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। तो अभी इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 19 को, उससे रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स है वो, और इंपॉर्टेंट केस लॉज को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल 19 किस बारे में बात करता है। देखिए आर्टिकल 19 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। तो हमें जो कुछ स्वतंत्रताएं मिली हैं उसके संबंध में जितने भी अधिकार है उनके संरक्षण की बात करता है। देखिए जो आर्टिकल 19 है, क्वेश्चन बनेगा कि ये किसको अवेलेबल है, ये किसको, जो आर्टिकल 19 में फ्रीडम है वो किसको दी गई है। तो इंडियन सिटीजन्स को दी गए हैं या नॉन सिटीजन्स को दिए हैं, बोथ या नन ऑफ द अबव। आपको याद रखना है आर्टिकल 19 सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिले हैं। और देखिए आर्टिकल 19 के अंदर जो हमें फ्रीडम्स मिली है वो कितनी तरह की फ्रीडम्स है, तो आप देखेंगे ये 6 तरह की जो फंडामेंटल फ्रीडम्स है वो हमें आर्टिकल 19 के अंदर मिली है। एक फ्रीडम पहले ऐड थी लेकिन बाद में उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अब ये बताइए क्या ये जो फ्रीडम है ये एब्सोल्यूट है। देखिए एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि अगर एक बार फ्रीडम मिल गई तो उसके बाद आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अब कोई कंट्रोल नहीं है। अब आपको फ्रीडम मिल गई तो आप इसको मनमाने ढंग से यूज कीजिए। क्या ऐसा है? एब्सोल्यूट है? नहीं, इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। देखिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कौन लगा सकता है? तो पार्लियामेंट लगा सकती है, और वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि किस एस्पेक्ट को वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कह रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर जो हमें पहली फ्रीडम दी गई है वो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसमें बात की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। इसका मतलब सभी नागरिकों को बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आप देखते हैं ना आजकल सब जो मन में आता है बोलते हैं, सिर्फ किस वजह से? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर अपने देश के बारे में गलत बोलने लग जाते हैं, है ना। भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने लग जाते हैं। देखिए इस बात को हमें समझना होगा कि अगर हमें अधिकार मिले हैं तो हमें उन अधिकारों का सही तरीके से उपयोग करना है। ठीक है, हमें कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी है जो इस देश के लिए अच्छी नहीं है या ठीक नहीं है। अच्छा, फिर एक बात ये है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट है? क्या हम इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते? तो हम इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूं, इसका मतलब जो ये ऑल सिटीजन शेल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो ये स्टेटमेंट लिखा है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो हमें जो सिटीजन्स को यहाँ राइट मिले हैं वो कैसे राइट है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, किस माध्यम से? भाषण के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, जो आप जर्नल वगैरह लिखते हैं, न्यूज़पेपर है, ठीक है, आप स्पीच दे रहे, ये सब चीजें। ठीक है, आप जिस तरह भी अपने जो आपकी जो थॉट है या फिर जो भी आपका एक्सप्रेशन है, आपकी जो भी स्पीच है, जो आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं स्पीच के माध्यम से, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर्स, किसी भी मीडियम से, वो सारे के सारे इस आर्टिकल 19(1)(a) में क्या है, हमें दिए गए हैं। देखिए अब ये तो खाली एक स्टेटमेंट हो गई, क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल में दिया है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस हमें दिया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1A क्लॉज, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। देखिए ये जो मैंने लिखा है ना इंक्लूड्स, वो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। आप बेयर एक्ट में देखेंगे तो ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि ये डिफरेंट
मतलब जो लैंडमार्क जजमेंट्स आई है उसमें फिर कोर्ट ने बताया है कि क्या चीज हमारी आर्टिकल 19 के अंदर आएगी क्या नहीं आएगी। तो ये सारे वही हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी माना गया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो इसी के अंदर है। राइट टू इंफॉर्मेशन भी इसी में है। कमर्शियल स्पीच जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, राइट टू साइलेंस, अगर हम चुप है तो ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और इंटरनेट की जो फ्रीडम है तो ये सब इसमें इम्प्लाइडली इंक्लूड है, एक्सप्रेसली नहीं दिए गए हैं। उसके बाद अब ये जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए था, क्या ये एब्सोल्यूट है? आपका जो मन आएगा आप बोलेंगे? नहीं, स्टेट राज्य रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। कि कौन से ग्राउंड है? 8 ग्राउंड्स दिए गए हैं। सॉवरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर भारत की प्रभुत्ता और अखंडता का सवाल है तो फिर आपके बोलने पर और आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। और आपको मैं बता दूं, ये सॉवरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पहले से ऐड नहीं था आर्टिकल 19 में, इसको ऐड किया गया 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963। देखिए कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, अगर मैंने इसे सामने ही लिख दिया आपको अब हमेशा माइंड में ये याद रहेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज को एक साथ लिखा जाए ताकि जब आप उसको एक साथ पढ़ेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे तो वो आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगा। जैसे सॉवरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है तो अब हमने साथ में ही पढ़ लिया कि हमने इसको 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 में ऐड हुआ था। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि सॉवरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कब ऐड हुआ था, ये वाला एस्पेक्ट, तो आपको याद रहेगा ना 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 से। बाकी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा अगर ध्यान में रखते हुए अगर चाहे तो उस पर फिर पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, ठीक है, अगर हमारा किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ या किसी भी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन है तो फिर अगर कोई भी सिटीजन उस कंट्री के बारे में गलत बोल रहा है या कुछ भी ऐसा बोल रहा है जो ठीक नहीं है हमारे फ्रेंड रिलेशन के लिए, तो पार्लियामेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। उसके बाद पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, ठीक है, अगर ये भी एक ग्राउंड है, ठीक है, कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है फिर आपकी स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिसेंसी और मॉरलिटी को ध्यान में रखते हुए भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये 8 ग्राउंड है, ठीक है। ये 8 ग्राउंड जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिए गए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है, तो ये फ्रीडम ऑफ असेंबली का राइट हमें किसमें दिया है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में। सिटीजन हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है, नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता है। और इसकी रेस्ट्रिक्शंस कहां पर मिलेगी आपको? आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में। स्टेट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ठीक है, आप कहीं पे शांतिपूर्वक इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन आपके पास बेशक से हथियार भी नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये जो आप असेंबल हो रहे हैं इससे हमारी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको खतरा है, तो फिर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाकर आपका ये जो राइट है उसको छीना जा सकता है बेसिकली। और इसको भी ऐड किया गया 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 में। तो 2 ग्राउंड हैं, देखिए 19 सब क्लॉज 1 और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ठीक है। तो ए बी सेकंड नंबर पर है, इसलिए यहाँ पे 2 ग्राउंड्स है। और कौन से 2 ग्राउंड्स है? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और दूसरा है पब्लिक ऑर्डर। और इससे जो रिलेटेड केस है वो है हिम्मत लाल शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। फिर उसके बाद हमें एक और फ्रीडम मिलती है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। तो सिटीजन्स के पास राइट है कि वो फॉर्म कर सकते हैं एसोसिएशंस को, यूनियंस को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, ठीक है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड भी बाद में अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। देखिए इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाने के कितने ग्राउंड है? तो ए बी सी 3rd नंबर पर आ रहा है, तो इसमें 3 ग्राउंड है रेस्ट्रिक्शंस लगाने के।
और 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी, वो बी सेकंड नंबर पर आया था तो उसमें 2 ग्राउंड थे रेस्ट्रिक्शंस लगाने के, और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए उसके अंदर 8 ग्राउंड्स थे, 8 ऐसे याद करना। उसके बाद फिर इसमें भी वही है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जिसको 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 में ऐड किया, बाकी पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। ठीक है, ये 3 ग्राउंड है जहां पर आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। इसका क्या केस है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस है दमयंती नारंगा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सिटीजन हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर नागरिक जो है भारत का वो पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने की उसको स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन इसकी रेस्ट्रिक्शंस कहाँ लगाई गई है, इसकी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में। और जो बी के रेस्ट्रिक्शंस, सॉरी बी मतलब 2 तो सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो डी को भी आप समझ लीजिए बी की तरह, और इसमें भी फिर 2 ही रेस्ट्रिक्शंस है। कौन कौन सी, एक तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कश्मीर वगैरह में है ना, हमें मतलब वहां उसको बंद कर दिया जाता है कि अभी कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, अब आ जा नहीं सकते, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको इन्फ्रिंज किया जा रहा है, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। ठीक है, और दूसरा है ग्राउंड इसका प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, जो अनुसूचित जनजाति है, अगर उनकी सुरक्षा की बात आएगी तो फिर ये जो हमारा फ्रीडम है इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। फिर है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, आप चाहे तो भारत के किसी भी भाग में रह सकते हैं, बस सकते हैं। लिखा है ना यहाँ पे, सिटीजन हैव राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, रहने का और बसने की स्वतंत्रता है, और इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं वही सेम जो डी में थी। अगर जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में बात आएगी तो भी रेस्ट्रिक्शंस लगेगी, और अगर शेड्यूल ट्राइब को बचाने की बात आएगी तो भी रेस्ट्रिक्शन लगेगी। फिर है हमारा, देखिए आपने देखा ई के पास इधर जी आ गया, एफ नहीं है। एक्चुअली एफ को अमेंडमेंट द्वारा 44th अमेंडमेंट द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, 1978 में, राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद है हमारा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, इसमें सिटीजन्स को राइट दिया है कि सिटीजन चाहे कोई भी नागरिक है तो उसको कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पर भी आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। और जी में कितनी रेस्ट्रिक्शंस है, 3 रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है कि भाई अगर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट की बात आएगी तो रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है। दूसरा, कोई प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि अगर आपको, जैसे होता है ना कि आप एडवोकेसी करना चाहते हैं और आपके पास लॉ की डिग्री नहीं है, तो फिर आप नहीं कर सकते ना वो प्रैक्टिस उस प्रोफेशन को। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। इसीलिए आपके पास अगर वो प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो फिर आप वो प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा, स्टेट मोनोपोली। ठीक है, कुछ मतलब कुछ ऐसा प्रोफेशन है, ठीक है, जो स्टेट कहता है कि वो काम सिर्फ हम खुद ही करेंगे, जैसे माइनिंग ही हो गया। ठीक है, तो फिर उस एस्पेक्ट में भी देखा जाए तो फिर क्या होगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। फिर सिटीजन ये नहीं कह सकते कि हमारा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन इन्फ्रिंज हो रहा है, इन्फ्रिंज। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो कि 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ में था उसको डिलीट किया गया, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा उसको रिमूव किया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। मैंने 1978 नहीं लिखा है। देखिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपके पास आपका बेयर एक्ट होगा। ठीक है, आपको अपने पास बेयर एक्ट जरूर रखना है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह कौन सा आर्टिकल ऐड कर दिया? आर्टिकल 300A। अब जो प्रॉपर्टी का राइट है आपका कौन सा राइट बन गया है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है, एक लीगल राइट बन गया है। देखिए क्वेश्चन आए लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो मतलब वैसे तो एक ही आएगा, या तो लीगल राइट लिखा है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिखा है, लेकिन आप प्रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को देना। ठीक है, उसके बाद मैंने देखिए कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फिर मैंने इमरजेंसी के प्रोविजन को आर्टिकल 19 के साथ जोड़ा है। हमें हर चीज
जहां जहां लिंक कर सकते हैं लिंक करेंगे। जैसे कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से पहले क्या पोजीशन थी? तो पोजीशन ये थी कि आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम दी गई थी ना, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती थी जब कोई भी नेशनल इमरजेंसी लगती थी। नेशनल इमरजेंसी में कुछ ग्राउंड्स दिए हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप देखिए कि कितने ग्राउंड्स है वहां पर। हर चीज मैं बताऊंगी आपको, तो फिर वो आपको पूरा डिपेंड होने की आदत हो जाएगी। अभी अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट ओपन करो और देखो कितने ग्राउंड्स है, ठीक है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पहले ये सिचुएशन थी कि मतलब अगर कोई भी नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो उस टाइम पे आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता था, ठीक है। इसका मतलब अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है किसी भी ग्राउंड पे तो आर्टिकल 19 अपने आप ही ऑपरेट करना स्टॉप कर देगा। लेकिन अभी की क्या सिचुएशन है? अभी की ये सिचुएशन है कि फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है। अब उसमें ये प्रावधान दिया गया, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, ठीक है। अगर वॉर चल रहा है या कुछ एक्सटर्नल एग्रेशन है तभी आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, ठीक है। सिर्फ ये दो ग्राउंड आपको याद रखना है कि कब आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है। आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है जब नेशनल इमरजेंसी हो, वो भी सिर्फ दो ग्राउंड पर, वॉर का ग्राउंड है या एक्सटर्नल एग्रेशन। इफ इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। अगर आर्म्ड रिबेलियन है, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह है, तब आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, केवल युद्ध के समय होगा और बाहरी आक्रमण के टाइम पर। देखिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों इसलिए बोल रही हूँ कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, एंड ट्रस्ट में इफ यू आर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इट डजंट मीन कि आपको हिंदी नहीं आनी चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड यू मस्ट हैव होल्ड गुड कमांड ऑन हिंदी ऑल्सो। और जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आपको भी इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू बी अ जज यू मस्ट हैव अ गुड कमांड ऑन बोथ लैंग्वेजेस, बी इट हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इमरजेंसी का, तो वो है आर्टिकल 358। देखिए हमने इमरजेंसी लगाई है आर्टिकल 352 में, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, वॉर के ग्राउंड पर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर। लेकिन जब ये इमरजेंसी लग रही है तो आर्टिकल 358 ये कहता है फिर आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा इमरजेंसी के दौरान। किस दो ग्राउंड पर? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। उसके बाद मैंने आर्टिकल 19 से रिलेटेड अमेंडमेंट्स लिखे हैं, अनुच्छेद 19 से संबंधित कुछ संवैधानिक संशोधन। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 आता है। इसको इसलिए लाया जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉज को फ्रीडम ऑफ स्पीच के आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। किस केस में? रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। इसीलिए पार्लियामेंट्री रेस्ट्रिक्शंस एक्सपेंड कर दी, ठीक है। फिर कुछ जो रेस्ट्रिक्शंस थी उसको बढ़ा दिया गया। और देखिए क्या रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए गए, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में कुछ नए ग्राउंड्स ऐड कर दिए गए। हमने अभी पढ़ा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में 8 ग्राउंड्स है, ठीक है, जिसमें ये जो पब्लिक ऑर्डर है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ये वाले शब्द को जोड़ दिया गया। कब? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। और एक और वर्ड था ना, यूनिटी एंड सोवरेनिटी, तो वो वाला जो वर्ड जो ऐड किए गए थे वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे? 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। सोवरेनिटी एंड यूनिटी वो अभी आगे दिखाती हूँ मैं आपको, वो आगे लिखा ही होगा। उसके बाद ये चेंजेस किए गए कि ये चीजें ऐड कर दी गई, ठीक है, क्योंकि पहले सिर्फ 4 ही ग्राउंड थे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिसेंसी और मोरालिटी। देखिए अब क्वेश्चन आपको क्या लगता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में कितने ग्राउंड्स है? सबको पता है 8 ग्राउंड्स है, एवरीवन नोज अबाउट इट। जो सबको नहीं पता वो ये क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में सिर्फ 4 ही ग्राउंड्स थे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, 4 बाद में ऐड किए गए। और कब ऐड किए गए? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से, एंड दैट विल बी द क्वेश्चन।
ठीक है। और अगर आप इसी तरीके से तैयारी करेंगे कि एक ही वीडियो में आपने सब कुछ पढ़ लिया, ट्रस्ट में बार बार आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो देखिए। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं कमेंट में वो लिंक डाल दूंगी। तो फर्स्ट अमेंडमेंट ने फिर ये रिस्ट्रिक्शन को एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 की, तो देखिए क्या होता है जब 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 आता है तो इसमें नेशनल इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन के लिए अमेंडमेंट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि 1962 में इंडिया की वॉर हुई थी चाइना के साथ, तो अब देखा गया कि हम कुछ ऐसे वॉर्स को ऐड कर देते हैं जिससे हमारी नेशनल इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट रहे, और 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 से ऐड किया गया सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और ये तीन वर्ड्स कहाँ का ऐड हुए? 19 क्लॉज 2, 19 क्लॉज 3, 19 क्लॉज 4। 19 क्लॉज 5 में नहीं, क्योंकि वहां पर बात की गई है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट की और बात की गई है वहां पर प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। देखिए मेरे को भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही याद हो जाती है चीजें, बार बार बोलना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, तब चीजें याद होती है। तो आप भी अगर मैं बोल रही हूँ तो आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए, आपको खुद याद हो जाएगा। जैसे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तीनों वर्ड्स है, ठीक है, ये तीन जगह ही है, 19 क्लॉज 2, 19 क्लॉज 3, 19 क्लॉज 4, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख लीजिएगा। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से क्या हुआ, ठीक है। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें चेंज क्या किया, वो राइट टू प्रॉपर्टी जो था 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में, उसको अब रिमूव कर दिया गया। वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक लीगल राइट है या फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरा चेंज क्या किया, इमरजेंसी के दौरान जो आर्टिकल 19 का सस्पेंशन हो जाता था, पता है क्या हो रहा था उस टाइम पे? अगर आप देख रहे हैं 1978 में ये इसलिए किया गया क्योंकि 1975 में जब इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगाते थे तो उस टाइम पे क्या होता था ना, अब अगर आप कुछ इंटरनल कुछ भी डिस्टरबेंस हो रहा है और उस ग्राउंड पर इमरजेंसी लगा दी तो आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया। फिर इसीलिए इस चीज को देखा कि ये तो गलत है कि आप बार बार इमरजेंसी लगा रहे हैं और आप बार बार आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर रहे हैं। इसीलिए फिर 1978 में कहा गया कि देखिए अगर आप इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे इमरजेंसी लगा भी रहे हैं ना तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा या तो हमारी वॉर होने वाली है या फिर वॉर हो रही है या फिर हमारा एक्सटर्नल एग्रेशन का ग्राउंड है, यही दो ग्राउंड है, तभी आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि इसका बहुत मिसयूज हुआ। 1975 का जो पीरियड रहा है इमरजेंसी का, इसका बहुत मिसयूज हुआ है। फंडामेंटल राइट्स को ऐसे ही मतलब एब्रिज किया जा रहा था, ऐसे वैल्यूएशन हो रहा था, इसीलिए फिर अमेंडमेंट्स 44th अमेंडमेंट किया गया। देखिए अब ये आर्टिकल 19 से आर्टिकल 19 के कुछ 15 इंपॉर्टेंट केसेस है। देखिए इस 15 को हटा दीजिए क्योंकि मैंने बाद में और भी अमेंडमेंट इसमें मतलब कुछ चेंजेस किए हैं इन केसेस में। सिर्फ 15 नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, ट्रस्ट में। जितने भी आर्टिकल 19 से रिलेटेड केसेस थे ना मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। अगर आपने एक बार ये पढ़ लिया इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको आर्टिकल 19 पता है पूरा, ठीक है, जी तक है। आपको ये भी पता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ उसको रिमूव कर दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से। आपको ये भी पता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसकी जो रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, उसके अंदर 8 ग्राउंड्स हैं, लेकिन पहले सिर्फ 4 ही थे, 4 बाद में ऐड किए गए। कब? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। फिर उसकी अगर मैं बात करूं सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये फ्रेज बाद में ऐड किया गया। कब ऐड किया गया? 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 से। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, उससे क्या हुआ, उससे राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया, आर्टिकल 300A ऐड कर दिया गया और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। ये पहला चेंज। दूसरा चेंज आर्टिकल 19 के अंदर जो हमारा इमरजेंसी जब लगती थी आर्टिकल 352 की नेशनल इमरजेंसी लगती थी, तो जो आर्टिकल 19 हमारा सस्पेंड हो रहा था ऑटोमेटिकली किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस था, ठीक है, उसको हटा दिया गया, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को वहां से हटा दिया गया। सिर्फ दो चीजें ग्राउंड रखी, वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। अगर ये दो ग्राउंड है तभी आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा। ये बात कहा लिखी आर्टिकल 358 के अंदर।
अगर इमरजेंसी लग रही है आर्टिकल 352 वाली, और ये बात कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 19 में। देखिए तो ये कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, ट्रस्ट में आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे से एक अच्छे अप्रोच के साथ, राइट गाइडेंस के साथ, इन राइट डायरेक्शन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉ को ना बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेशंस जरूरी नहीं है। इट शुड बी इन सिंप्लीफाइड मैनर। आप उसको जितना ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं उसका, तो ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है। ठीक है, उसके बाद है अभी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, जैसे रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। देखिए मैंने इसका ना सिर्फ एसेंस लिख दिया है, बाकी आपका जो ये इसके जो फैक्ट्स हैं आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप पढ़िए इसको। देखिए रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इस केस में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को कहा जाता है कि वो पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर इंक्लूड होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस भी। ये बात कहाँ की गई थी? रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। उसके बाद है ब्रिज भूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, जो प्री सेंसरशिप लग रही थी न्यूज़पेपर पर, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को। मतलब न्यूज़पेपर में क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, अगर ये भी बात बतानी पड़े तो फिर क्या ही फायदा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको क्या बोला, ये भी वायलेट कर रहा है। फिर है पैनेट कॉलेमन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया जो गवर्नमेंट कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट न्यूज़पेपर सर्कुलेशन। अब वो न्यूज़पेपर सर्कुलेशन को बैन कर दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, ये भी वायलेशन है आर्टिकल 19 का। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पर बताया कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो असेंशियल है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है प्रेस को। ठीक है, तो फिर उसके बाद है श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो सेक्शन 66A था आईटी एक्ट का, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया कि जो इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको इस केस में क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। ठीक है, संरक्षित किया गया। इंटरनेट एक्सेस इज प्रोटेक्टेड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसके बाद दमयंती नारंगा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इंक्लूड्स राइट टू कंटिन्यू इट। एक बार अगर आपने एसोसिएशन बना दी, ठीक है, तो आपके पास अधिकार है कि आप उसको कंटिन्यू भी करेंगे। ये भी आर्टिकल 19 का पार्ट है। देखिए क्वेश्चन ये बनेगा कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इंक्लूड्स राइट टू कंटिन्यू इट, क्योंकि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन के बारे में सबको पता है, बट व्हाट इट इंक्लूड्स ये सबको नहीं पता। तो ठीक है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स यहीं से मिलेंगे। फिर हिम्मत लाल शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। सिटीजन हैव राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स ऑन स्ट्रीट्स। ठीक है, नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर सभा करने का अधिकार है। फिर है सुडान सिंह वर्सेस एनडीएमसी। इसमें कहा जो स्ट्रीट वेंडिंग जो होती है उसको प्रोटेक्ट किया गया अंडर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, जो सड़क पर व्यापार करना है इसको भी पेशे की स्वतंत्रता का हिस्सा है, ऐसा कहा गया। सुडान सिंह, देखो सुडान सिंह को ऐसे याद कर लो, सुडान सिंह इज रिलेटेड टू सड़क। ओके, और हिम्मत लाल से ऐसे याद कर लो कि हिम्मत है तो पब्लिक जो मीटिंग्स है उसको स्ट्रीट्स पर करके दिखाओ। देखो एक चीज याद रखना, वहां पे जो हिम्मत लाल वाले केस में स्ट्रीट पर मीटिंग करने की बात हो रही है, और सुडान सिंह वाले केस में स्ट्रीट पर व्यापार करने की बात हो रही है, दोनों ही स्ट्रीट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इस केस में क्या कहा गया, इसमें रिकॉग्नाइज किया गया राइट टू प्राइवेसी को। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी को इस केस में रिकॉग्नाइज किया गया। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट केस पता होगा राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो केस पता है। ठीक है, केस पुट्टास्वामी। तो
रिकॉग्नाइज किसमें किया गया, आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में। उसके बाद सकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कैन नॉट लिमिट न्यूज़पेपर पेजेस। अब न्यूज़पेपर के पेजेस कितने होंगे गवर्नमेंट थोड़ी ना बताएगी, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा लॉ शुड नॉट इनडायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट प्रेस फ्रीडम। देखिए जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू इट इनडायरेक्टली। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए पार्लियामेंट, आप फ्रीडम जो है प्रेस की उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते इनडायरेक्टली भी, डायरेक्टली तो कर ही नहीं सकते, इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एडल्ट कंटेंट इन न्यूज़पेपर्स कैन नॉट बी बैंड इजीली, ठीक है। इसमें कहा गया कि जो समाचार पत्रों में जो व्यसक सामग्री को आसानी से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। एडल्ट कंटेंट है न्यूज़पेपर में तो आप उसको बैन कर देंगे, नो, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रिव्यूड रेगुलरली। इंटरनेट जो प्रतिबंधों की नियमित समीक्षा आवश्यकता है कि आप रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो तो किस बेसिस पे लगा रहे हो उसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस एमआर विजय भास्कर, इसमें कहा मीडिया कैन रिपोर्ट कोर्ट प्रोसीडिंग, कोर्ट में क्या चल रहा है ये मीडिया इसको रिपोर्ट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है हमदर्द, और देखिए जो 15th केस है ना, ई कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19 बने, इसको कहा गया था टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस एमटीएनएल में, वो ऊपर लिखती है, ठीक है। उसके बाद है हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब आप झूठा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी भ्रामा कुछ भी धोखाधड़ी वाले विज्ञापन कर रहे हैं तो आप उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर थोड़ी ना प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। फिर है कि ए अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिल्म सेंसरशिप इज वैलिड बिकॉज फिल्म हैव स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अभी हमने क्या पढ़ा, न्यूज़पेपर पे तो आप सेंसरशिप नहीं लगा सकते लेकिन फिल्म पर आप सेंसरशिप लगा सकते हैं, क्योंकि फिल्म जो होती है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर, गहरा प्रभाव पड़ता है समाज पर। फिर है बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओम पाल सिंह हून, इसमें कहा कि फिल्म मस्ट बी जज्ड बाय इट्स ओवरऑल सोशल मैसेज। ये नहीं है कि आपने फिल्म का कोई पार्ट देखा और आपने कहा ये तो फ्रीडम ऑफ आपका जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इन्फ्रिंज करना है, नहीं, आपको उसको पूरा देखना है, ठीक है, फिर जज करना है, उसके पीछे का ऑब्जेक्ट देखना है, उसका एक सोशल मैसेज देखना है, ठीक है, उसको आपको एंटायरली देखना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, वर्सेस भरत कुमार, बंद्स आर इलीगल, ठीक है, एज दे वायलेट सिटीजन्स फंडामेंटल राइट। बोलते थे ना कि आज भारत बंद है, आज कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये इलीगल है क्योंकि ये सिटीजन्स की फंडामेंटल जो राइट है उसको वायलेट कर रहे हैं। कुछ कुछ होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप ही बोल देंगे आज भारत बंद है। रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया, पीसफुल प्रोटेस्ट एंड हंगर स्ट्राइक आर पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप कुछ भी बोल दो। अगर आप शांति से बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब भी ये है ना कुछ कन्वे कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, या फिर आप हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं, ठीक है, आप कुछ खा नहीं पी रहे हैं, तो आप इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है। नहीं, एक्सप्रेस करने का हर किसी का अलग तरीका है। कोई एक ही बात को अच्छे से बोल देगा, कोई एक ही बात को गुस्से में बोल देगा, कोई एक बात को प्रोटेस्ट करके मनवा लेगा, तो ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। उसके बाद टीके रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैव नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक। देखिए अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को राइट दे दिया कि ठीक है आपके पास भी हड़ताल करने का राइट है, तो वो तो आए दिन फिर हड़ताल ही करते रहेंगे, तो फिर कैसे चलेगा ये कंट्री का, इसीलिए उनको राइट नहीं दिया। तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो गई। हरीश Uppal versus Union of India, lawyers have no right to go on strike or boycott courts. Lawyers ही नहीं करेंगे, अगर lawyers स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे तो फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, इसलिए फिर lawyers को भी राइट नहीं दिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज असेंशियल फॉर डेमोक्रेसी एंड पब्लिक डिस्कशन। ये मेनका गांधी केस में कहा गया, ये पासपोर्ट वाला केस है ना, इसीलिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना,
ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को असेंशियल माना है डेमोक्रेसी के लिए। अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है तो फिर क्या डेमोक्रेसी उस कंट्री में, है ना। उसके बाद पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वोटर्स हैव द राइट टू नो द क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, हम नारे लगाते हैं हमारा नेता कैसा हो, भाई पता तो करो आपका नेता कैसा है। आपको पूरा अधिकार है आपके कैंडिडेट के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में जानने। अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, पब्लिक प्रोटेस्ट कैन नॉट ऑक्यूपाई पब्लिक रोड्स इनडेफिनेटली। ठीक है, अब ये भी नहीं कर सकते ना कि आप प्रोटेस्ट करने बैठे हो और आपने पूरा ही चक्का जाम कर दिया, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर तो आपने उनके फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर दिया। कनिज फातिमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, राइट टू प्रोटेस्ट कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड एनीवेयर एंड एनी टाइम। ठीक है, ठीक है, आपको राइट टू प्रोटेस्ट का ये अधिकार मिला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिचुएशन ही नहीं देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है अभी इंडिया में, आप कहीं भी बैठ गए, ठीक है, किसी भी समय बैठ गए, ऐसा नहीं है। तो मतलब ये एक तरीके की रेस्ट्रिक्शन ही, देखो जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ऐसा नहीं हो सकता या वैसा नहीं हो सकता, ये रेस्ट्रिक्शंस है जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या, मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड in the interest of public health and morality, very important question, इसको केस इसको याद रखना। ठीक है, जो प्रोस्टिट्यूट का जो देखिए आप अब कोई भी प्रोस्टिट्यूट, देखिए एक प्रोफेशन है, ठीक है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप इनकी जो मूवमेंट है ना इसको रेस्ट्रिक्ट कीजिए। ठीक है, इनका एक एरिया डिसाइड कर दीजिए, जो भी चीजें, क्योंकि पब्लिक की मोरालिटी के इंटरेस्ट में बात की गई है। ठीक है, Muhammad Salimullah versus Union of India, right not to be deported is linked with the right to reside and settle in India under Article 19 clause 1 subclause E। ठीक है, it is only available to citizens। ठीक है, निर्वासन से सुरक्षा का अधिकार भारत में रहने बसने के अधिकार से जुड़ा है जो केवल नागरिकों को मिलता है। ठीक है, हाँ अभी हमने पढ़ा ही आर्टिकल 19 तो वैसे भी सिटीजन्स को मिलता है। लक्ष्मी खंडसरी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, टेम्पररी रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोडक्शन टू रेगुलेट शुगर सप्लाई वर वैलिड एज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर हम कोई टेम्पररी मतलब गवर्नमेंट कोई टेम्पररी रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन पर रेगुलेट करने के लिए, तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। बॉम्बे हॉकर्स यूनियन वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नो फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स कॉजिंग न्यूइसेंस टू पब्लिक। देखिए अभी वैसे आपको राइट है कि आप कोई भी बिजनेस कैरी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक स्ट्रीट पर आप जो बिजनेस कर रहे हैं उससे पब्लिक को ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आप किसी और का तो फंडामेंटल राइट फिर इन्फ्रिंज नहीं कर सकते ना। फिर है चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, टोटल प्रोहिबिशन ऑन बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल सीजन was an unreasonable restriction on trade। ठीक है, ऐसा कहा गया कि आप पूरी तरीके से ही जो है कृषि मौसम में बीड़ी निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध व्यापार की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध माना गया। ठीक है, तो ये वाला केस इसमें यही था कि बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग पर टोटल प्रोहिबिशन कर दिया गया कि एग्रीकल्चर सीजन में आप बीड़ी को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बहुत अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ट्रेड पर। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, complete ban on dance performances in bars was unconstitutional under Article 19 clause 1 subclause G। ठीक है, आप कंप्लीट बैन भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, जो बार डांसर्स होते हैं उन पर। फिर है सुरान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी, इसको भी हमने करा था। स्ट्रीट वेंडर्स हैव अ फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन ट्रेड ऑन पेवमेंट्स। ठीक है, जो फुटपाथ पर व्यापार करना है इसको भी एक फंडामेंटल राइट माना गया, लेकिन कुछ जो भी जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है उसके अधीन रहकर। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप मेरे चैनल को
जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ओके गाइज, बाय बाय।